Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Dr. Laiba Osman from Batch 23 and I'm here to give you some guidelines about gynae and obstetrics. तो फाइनल ईयर में वी हैविंग 4 सब्जेक्ट्स, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी ऑप्स एंड पीड्स है. तो ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स गायनी ऑप्स जो है वो थोड़ी सी आसान है कंपैरेटिवली. इसकी 2 मेन रीजंस है. एक तो इसका सिलेबस थोड़ा कम है एंड सेकेंडली इसके मार्क्स भी थोड़े कम है. ठीक है, सो वी हैविंग 300 मार्क्स इन गायनी एंड ऑप्स. और अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो फॉर वाइवा ऑस्पी वी आर हैविंग 150 एंड फॉर थ्योरी वी आर आल्सो हैविंग 150. तो पहले हम लोग वाइवा ऑस्पी एंड वर्ड्स पे डिस्कशन करते हैं बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ आर थ्योरी. तो जो वर्ड्स है लाइक फाइनल ईयर में जो आते हैं, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है. वो ये होता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आर क्लास लेक्चर्स वी स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन आर वर्ड्स, राइट. कि हम लोग वर्ड्स को ज़्यादा जो सब्जेक्ट हम लोग वर्ड्स में पढ़े हैं, लाइक अगर आपका सर्जरी का वर्ड चल रहा है तो यू फोकस ऑन सर्जरी, राइट. आप सर्जरी आपको ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, आप क्लास लेक्चर्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे. और अगर आपको गायनी ऑप्स का पहला वर्ड है तो आप गायनी ऑप्स को ज़्यादा गौर से पढ़ोगे. और मेरे नज़दीक ये दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, क्योंकि इसकी 2 रीजन हैं. एक तो यू आर हैविंग अ वर्ड टेस्ट आपके एंड पे, मतलब हर वर्ड के एंड पे यू विल हैव टू गिव अ वर्ड टेस्ट एंड यू हैव टू पास इट. लाइक इट्स बेटर कि आप पहली दफ़ा में पास कर लो. पास हो जाता है, मतलब एंड पे सारे बच्चों का पास होता है, लेकिन उसका जो है वो थोड़ा सा एक टेंशन होती है कि आपको एंड पे वो लटक रहा है. तो इससे बेहतर है कि आप वर्ड टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश करके पास करो. नहीं भी होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है. और उसकी एक सेकेंड मुझे बहुत जो अच्छी रीज़न लगती है और सबसे मुझे मज़े की बात ये लगती है कि वर्ड में जो है वो आपकी छोटे ग्रुप के फॉर्म में डिस्कशन होती है, तो उसमें ज़्यादा लर्निंग होती है. तो अगर आप अपने वर्ड से फोकस करें तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़बरदस्त है. जस्ट कीप डूइंग इट. ठीक है. अच्छा, तो अब लाइक गायनी ऑप्स. ठीक है. अच्छा, मेरा पहला वर्ड जो था दैट वाज गायनी ऑप्स का ही वर्ड. तो उसका मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ क्योंकि वी आर हैविंग सम टॉपिक्स इन ऑब्स्ट्रैक्टिक्स जो कि हमने पहले नहीं पढ़े हुए, टच भी नहीं किए हुए, बट दे आर ईजी टॉपिक्स. ठीक है, वो इतने मुश्किल नहीं है. अगर आप उन्हें गो थ्रू कर लो तो लाइक आपको मतलब ऑब्स हो जाती है ईजीली. और गायनी तो वैसे ही बहुत ईजी है ना. अच्छा, तो लाइक लेबर इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स एंड आप फाइनल ईयर में जो है वो सबसे पहले जो गायनी ऑब्स वाले हैं ऑब्स्ट्रैटिक्स में आपको वो लेबर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट कराते हैं. ठीक है. तो लेबर जो है वो चल रहा होता है. तो जो क्योंकि हम लोग का गायनी ऑब्स का वार्ड था तो हम लोग और जो है ना इन वर्ड्स दे टीच यू ईच एंड एवरीथिंग. और वर्ड में भी आपको जाते साथ लेबर ज़रूर पढ़ाएंगे. ठीक है. तो हमें लेबर ऑब्वियसली हमारी क्लास का जो लेबर वाला टॉपिक था ना हमें बहुत अच्छा आता था हमारे बैच को, मतलब जो जिनका पहले गायनी ऑप्स का वर्ड था. तो एक ये थोड़ा सा था कि हमें जब टीचर्स पढ़ा देते थे तो हम लोग ईजीली जो है वो क्वेश्चन के आंसर दे लेते थे और जो है चीज़ें ईजीली ग्रास्प कर लेते थे. लेकिन आपने परेशानी होना अगर आपका पहला वर्ड नहीं है तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता. आपका जो भी वर्ड है आप उस पर फोकस करो. जब आपके गायनी ऑप्स के वर्ड की बारी आएगी तो आप उस पर फोकस कर लेना गायनी ऑप्स में. ठीक है. सो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आपका पहला वर्ड नहीं है या आपका जो भी आपका वर्ड होगा आपने उसी पे फोकस करना है. अच्छा, अगर हम लोग गायनी ऑप्स के वर्ड्स की बात करें ना तो ये होता है कि वर्ड्स में ना आपको हाफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है. जो फर्स्ट हाफ होगा वो गायनी का वर्ड लेगा सर ये सिविल हॉस्पिटल सियालकोट में, और जो सेकेंड हाफ होता है वो सरदार बेगम चला जाता है ऑप्स की वार्ड लेने. अच्छा, तो ये हो गया. अच्छा, वार्ड में ये होता है कि आपके मॉर्निंग वार्ड भी होता है और इवनिंग वार्ड भी होते हैं. तो मॉर्निंग में तो वो आपको पढ़ाते हैं. ठीक है. जिस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उसकी प्रॉपर उन पर डिस्कशन होती है. ठीक है. और प्रॉपर लेक्चर टाइप होता है ना उस पर. अच्छा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गायनी के ऑप्स के वो आपको कवर करवा देंगे. तो इवनिंग में क्या करना होता है हमने, इवनिंग में इट्स अप टू यू. ठीक है. आप वहाँ पर इवनिंग में जाकर सिजेरियन सेक्शंस देख सकते हो, नॉर्मल डिलीवरीज देख सकते हो. वहाँ पर जो PGRs हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखा दें बस. ठीक है. अच्छा, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता. और इवनिंग जो है वो आपके 15 डेज़ जो है वो आपने बस अपने इवनिंग वर्ड्स कंप्लीट करने होते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपको वार्ड्स में राउंड्स भी करवाते हैं. ठीक है. और राउंड्स के दौरान जो है वो आपको बताते हैं कि आपने सिम्फिजियो फंडल हाइट कैसे फाइंड करनी है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे करनी है, ऑब्स्ट्रैटिक एग्जामिनेशन कैसे करनी है. तो ये आप वार्ड्स में सीख लोगे. अगर वहाँ पे भी समझ नहीं आ रही तो आकर कोई ईज़िली वीडियो देख लेना यूट्यूब से, वो ईज़िली कवर हो जाता है.
अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्ज़र्व स्टेशन में, जिस तरह वाइवास्पी में जो हमारे ऑब्ज़र्व स्टेशन होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस जो होते हैं वो आपको करवाते भी हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप उनकी आगे वीडियोस देख लो। वो क्या क्या स्टेशंस हैं वो आपको आ सकता है कि आपने नॉर्मल डिलीवरी मॉडल पे कैसे करानी है, या ब्रीच डिलीवरी कैसे करानी है, या फिर आपने शोल्डर डिस्टॉर्शिया की डिलीवरी कैसे करानी है मॉडल पर। ठीक है, ये आता है ऑब्ज़र्व स्टेशन, एक मस्ट ऑब्ज़र्व स्टेशन होता है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा आपको ये होता है कि आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिस तरह कॉपर IUCD है, मेरीना है, उसको इंसर्ट करके दिखाना होता है, एक मॉडल सा पड़ा होता है उस पर। या फिर आपको जो है वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं उसकी पिक्चर बनी होगी और आपने बताना होगा ये क्या है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। या फिर आपके पास जो है वो कोई जिस तरह इंस्ट्रूमेंट जैसे फॉर्सेप्स पड़ा हो सकता है, वेंटोस पड़ा हो सकता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑब्ज़र्व स्टेशन होता है वाइवास्पी में। इसकी आपको जो है वो वहाँ पर सिखाएंगे भी, तो जब वो सिखा रहे हो तो अच्छे से देख लेना। अगर ना समझ आए तो आके यूट्यूब वीडियो से देख लेना, टेंशन नहीं लेनी अगर ना समझ आ रहा हो तो। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने थोड़ा वॉट्स पर डिस्कस कर लिया ना। अच्छा, वॉट के एंड पे आपका वॉट टेस्ट ज़रूर होगा, लाजमी होगा। ठीक है, और उसका प्रॉपर पैटर्न वही होता है जो UHS वाला पैटर्न होता है। ठीक है, तो UHS में क्या होता है, हमारे पास 150 मार्क्स होते हैं वाइवास्पी के, उसमें से 75 मार्क्स आपके ऑस्पी पे में होते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा 75 मार्क्स आपके ऑस्पी के होते हैं। ठीक है, 15 स्टेशंस होते हैं टोटल आपके ऑस्पी में, उसमें से 10 जो हैं वो अनऑब्जर्व्ड होते हैं, जिस तरह से हमारे पहले अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं पिछले सालों में, बिल्कुल वैसे होते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी हुई है ना तो आपकी ईजिली हो जाएंगे, पिक्चर्स लगी होती हैं, आपने क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। 5 ऑब्जर्व्ड होते हैं। 5 ऑब्जर्व के मैंने आपको कुछ तो बता दिए कि आपने या तो मॉडल पर डिलीवरी करनी होगी, या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट करना होगा, या काउंसलिंग करनी होगी। ठीक है, काउंसलिंग के लिए PDFs वगैरह बने हुए हैं तो वो इंशाल्लाह आपको जो है वो मिल जाएंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी अगर वॉट टेस्ट आने वाला है तो। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा एक ये पैटर्न हो सकता है कि किसी भी जो है वो टॉपिक में से कोई पिक्चर बनी होगी, उसमें से सिनेरियो आया होगा, और जो टीचर आपके सामने बैठा होगा और वो आपसे क्वेश्चंस कर रहा होगा और आपके आंसर्स की बेसिस पे उसके मार्क्स लग रहे होंगे। तो ये 5 ऑब्जर्व स्टेशंस का पैटर्न हो गया। इस तरह से 75 मार्क्स ऑफ ऑस्की है कंप्लीटेड। अब बाकी होते हैं 60 मार्क्स वाइवा के। तो वाइवा में जो 60 मार्क्स होते हैं वो इस तरह से पूरे किए जाते हैं कि आपके पास 2 केसेस होंगे, एक गायनी का और एक ऑब्स का, और ईच केस विल कैरी 30 मार्क्स। ठीक है, और उसका आपने अलग अलग वाइवा देना होगा। अगर आपका गायनी का वाइवा जो है वो इंटरनल के पास है तो ऑब्स का एक्सटर्नल के पास होगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर आपको वॉट टेस्ट है ना तो उसमें आपको क्या सीन होगा कि आपको कोई एक केस मिल सकता है, चाहे वो गायनी को या ऑब्स को, लेकिन आपका केस एक होता है। अच्छा, इसके ये हो गए 135 मार्क्स टोटल। ठीक है, 60 फॉर वाइवा एंड 75 फॉर ऑस्पी, और बाकी 15 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से पूरे हो जाते हैं। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात करने तो एंटीनेटल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्स। ठीक है, और एंटीनेटल केयर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस। और इसके अलावा IUGR या इस तरह से होगा, लेकिन आप उसको एंटीनेटल केयर में ले आना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ठीक है, अच्छा, और सेकेंडली क्योंकि एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, इस पर वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी पेशेंट नहीं मिलेगा इमरजेंसी का इस तरह से। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया का शायद मिल जाए, लेकिन आप उस पर एग्जामिनेशन कभी नहीं करोगे, उसकी हिस्ट्री वगैरह आप ले सकते हो। अच्छा, और इसके लिए ऑब्स के हो गए। इसके अलावा गायनी में कुछ केसेस होते हैं, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर आप करके हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका ईजिली हो जाए। इसके अलावा यूवी प्रोलैप्स हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। अच्छा, प्लेसेंटा प्रीविया के मैंने कहा एग्जामिनेशन नहीं करनी, तो उसमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी। ठीक है, वो कभी नहीं करते प्लेसेंटा प्रीविया में, पर एब्डोमिनल आप कर सकते हो, लेकिन आपको अक्सर जो है ना वो प्लेसेंटा प्रीविया का केस नहीं देंगे अंडर ग्रेड लेवल पे। अच्छा, तो ये हो गई हमारी जो है वो वार्ड्स की और वाइवास्पी की डिस्कशन। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अपनी थ्योरी की तरफ कि थ्योरी किस तरह से होती है। तो थ्योरी में आपके पास होंगे 2 पेपर्स, एक होगा गायनी का पेपर और दूसरा होगा ऑब्स का पेपर। तो जो गायनी का पेपर होता है उसके होते हैं टोटल 65 मार्क्स, और उन 65 में से आपके 35 मार्क्स होते हैं MCQs में से, और जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके SAQs के होते हैं। अच्छा, SAQs आपके पास होते हैं 10, और हर SAQ के आपके पास 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और अब जो है इसका हम लोग देखते हैं कि किस तरह से टॉस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चैप्टर में से कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन आने हैं। ठीक है,
अच्छा, गायनी की एक अच्छी बात यह है कि इसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग पहले ही पैथों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतनी आपको टेंशन नहीं होगी इसको प्रिपेयर करते हो, और ये रिलेटिवली इजी भी है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान चीज़ें और काफ़ी सारी ऐसी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो लेट्स हैव अ लुक कि सबसे पहला जो आपका चैप्टर है ना एनाटॉमी वाला, वो आप जो है वो मैंने बुक से नहीं तैयार किया था, वो मुझसे जो है वो अच्छा 10 टीचर्स इज़ योर स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। वो आपने फॉलो करनी है फॉर गायनी प्लस EFY के पास्ट पेपर्स। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और किसी चीज़ की तरफ ना देखना, ठीक है। मतलब वो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो गायनी के लिए ये 2 चीज़ें मस्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, तो जो एनाटॉमी है मैंने उससे 10 टीचर से प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वो 10 टीचर्स पे लिखा हुआ टॉपिक, मतलब बहुत फजूल से लिखा हुआ था। अगर आपने कुछ करना ही है बुक से तो आप जो की पॉइंट्स लिखे होते हैं वो पढ़ लेना, मतलब जो एक पर्पल बॉक्सेस उन्होंने बना कर लिखा होता है, ठीक है। वो आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें से आपके MCQs कवर हो जाएंगे। और एंड फॉर थ्योरी क्वेश्चंस आप जो है वो EFI के पास पेपर्स कर लो, वो बहुत बहुत अच्छे लिखे हैं, वो बहुत कमाल है, ठीक है। तो इससे आपका जो है ये पहला चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, और इसमें से 3 मार्क्स का एक पूरा SCQ आएगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर अगर आप देखें तो वो है एग्जामिनेशंस का, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड जो है ना हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं इनका एक SCQ आता है आपको, ठीक है। मतलब इन दोनों में से किसी एक टॉपिक में से एक आ जाएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपने PCOS और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS ये दोनों टॉपिक्स मस्ट करने हैं, ठीक है। यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 37 का जो एंड है प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल डेवलपमेंट, यहाँ से आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे और इसे एंड तक पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपने पूरा ही पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कोई केस मिल जाता है तो ये पढ़ जाओगे, वर्ड टेस्ट में भी केस मिल ही जाएगा इंशाल्लाह आपको, ईजी इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, और इसके बाद फिर आगे आ जाता है हमारा मतलब जो मेरे चैप्टर नंबर 3 और 4 में से एक SCQ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 5 जो है ये भी आपने पूरा प्रिपेयर करना है, 10 टीचर्स से ये प्रिपेयर करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और इसमें से आपका एक SCQ आ जाएगा, इजीली आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 10 टीचर्स के अलावा और पास्ट पेपर्स यानी EFY के अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और इसके बाद फिर आपका जो है कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ कॉन्ट्रासेप्शन वाला चैप्टर भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अबॉर्शन वाले जो एंड वाले 2-3 पेजेस हैं वो मैंने पूरा साल नहीं पढ़े थे, मैंने सिर्फ अपने प्रॉफ के डेज में पढ़े थे, और वो भी मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ था। जो कॉन्ट्रासेप्शन वाले पेजेस हैं वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं, उसमें से आपका एक पूरा SCQ आएगा प्लस EFI के पास्ट पेपर्स, वो नहीं छोड़ने, ठीक है। EFY नहीं छोड़नी है आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला चैप्टर नंबर 7 है जो कि सब फर्टिलिटी का है, ये भी आपने जो है एज इट इज़ पूरा प्रिपेयर करना है, इसमें से भी एक SCQ आ जाता होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ। तो ये वाला जो चैप्टर है यू कैन स्किप दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 MCQs आने होते हैं। जब आपका क्लास टेस्ट होगा तो आपने जो है तब इसको रीड कर लेना है, वरना जो है प्रॉफ में इसको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लो और प्रॉफ में रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम से है, ये आपने पूरा प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, पास्ट पेपर्स भी करने हैं इसके। इसमें से एक पूरा आपका जो है वो SCQ आ जाता है, जहाँ पे HIV वाला लिखा हुआ है उसको बस एक दफ़ा जो है ना बस रीड कर लेना, दैट्स इनफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यूरोगाइनोकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर वार्ड्स, क्योंकि UV प्रोलैप्स है इसमें और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो वार्ड्स में भी वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और थ्योरी में भी इसका एक पूरा क्वेश्चन आता है। आपने EFI के पास पेपर्स के साथ बुक भी कर लेनी तैयार, ठीक है। अच्छा, आगे जो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, इन सारे चैप्टर्स में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, मतलब इन तीनों चैप्टर्स का एक क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो आप और लेकिन इन चैप्टर्स की अच्छी बात ये है कि ये वही चैप्टर्स हैं जो हम 4th ईयर पैथोलॉजी में पढ़कर आए हैं, हमें इसमें बहुत सी चीज़ें आती होती हैं पहले ही। तो अगर आप इन्हें एक दफ़ा अच्छे से 10 टीचर्स से गो थ्रू करके साथ EFI के पास पेपर्स कर लोगे, तो आपने 10 टीचर्स अच्छे से पढ़ लिए ना और फिर आपने EFI कर लिए, तो प्रॉफ में अगर आप EFI भी कर लो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको 10 टीचर्स पढ़ने की ना इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड एक दफ़ा रीड ज़रूर करके चले जाना प्रॉफ में,
ठीक है, MCQs के लिए। अच्छा, तो जब चैप्टर नंबर 11 अगर आप देखो तो ये आपने सारा करना है, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का जो है क्वेश्चन का सब फर्टिलिटी वाले चैप्टर के साथ पेयर बनता है। तो एंडोमेट्रियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस, ठीक है, यू हैव टू डू दिस। अच्छा, क्रॉनिक पेल्विक पेन अगर आप छोड़ना चाहो तो यू कैन लीव इट। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 12। तो जो इसका इनिशियल पार्ट था सर्विक्स वाला, मैंने इसको बिल्कुल रीड भी नहीं किया था, तो आप भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें से कोई MCQs भी नहीं आया था। जो एंडोमेट्रियल लीजन्स वाला टॉपिक है, बिनाइन एंडोमेट्रियल लीजन्स, ये आपने सारा करना है। फाइब्रॉइड्स के ऊपर ट्रिपल स्टार लगा लो, उसका पूरा रीड करना है, उसको कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो वर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी में भी बहुत आता है। एडिनोमायोसिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द लास्ट लाइक द 13th चैप्टर, ठीक है, दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से आपने यू कैन स्किप दिस चैप्टर। जो आपने करना है इसमें से वो पेज नंबर 184 एंड 185, ठीक है, ये वाले आपने पेजेस इनको बस थोड़ा बहुत पढ़ लेने हैं। बार्थोलिन सिस्ट, लाइकन स्क्लेरोसिस, लाइकन प्लैनस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। बस इस चैप्टर में से सिर्फ यही है अगर आपने इसमें से कुछ करना है, इसके अलावा इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्किप दिस चैप्टर। ओके, नाउ सो जो हमारे पास नेक्स्ट 3 चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 फ्रॉम योर 10 टीचर्स, तो यानी मैलिग्नेंट डिजीज़ वाले, इन सारे चैप्टर्स में से भी आपका सिर्फ एक ही SCQ आएगा, एंड दैट SCQ विल कैरी 3 मार्क्स। लाइक ईच SCQ इन गायनी कैरीज 3 मार्क्स ना। तो ये वाले टॉपिक्स जो है इसमें से आपने जो है मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ ओवरी है एंड यूट्रस है, यू हैव टू डू दीज चैप्टर्स फ्रॉम 10 टीचर्स, ओके। एंड इसके अलावा आप EFY के पास पेपर्स। अच्छा, मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ यूट्रस पे वो आप सारा पढ़ लो, ठीक है, वो प्रॉफ में भी आप सारा पढ़ लेना। लेकिन जो ओवरी वाला है चैप्टर, इसके अंदर आप ऐसे करना कि लाइक आई डिड दिस, कि मैंने जो है चैप्टर को बुक से एक दो दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़कर, मतलब जितना मेमोराइज़ किया गया मैंने वो कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने बाद में EFY के पास पेपर्स किए। और प्रॉफ में भी मैंने व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पहले पास्ट पेपर्स से रिवाइज कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने चैप्टर को रीड दे दी फॉर MCQs, क्योंकि EFY के पास्ट पेपर्स दे आर लाइक बेस्ट वन आउट देयर। तो उसमें मतलब सब कुछ उन्होंने दिया होता है, ठीक है, सब कुछ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सब, मतलब आप वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। EFY एंड टीचर्स का कॉम्बिनेशन फॉर गायनी इज़ द बेस्ट वन, ओके। तो चैप्टर नंबर 16 पे देखें तो उसमें से आपको सर्विक्स वाला पोर्शन जो है वो करना पड़ेगा, उसमें से MCQs आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मतलब सर्विक्स वाला आपको पूरा करना पड़ेगा, उसकी फिगर क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और वजाइना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइक मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ वजाइना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड वल्वा वाला जो है उसमें भी बस आप जो है क्या कर लो कि फिगर क्लासिफिकेशन कर लो, स्टेजिंग कर लो, बस दैट्स इट। और बस दैट्स इट फॉर जो है मैलिग्नेंट डिजीज़। अच्छा, इसके बाद फिर जो आगे हमारे पास आ जाता है गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स वाला चैप्टर, ठीक है। उसमें से मतलब इस चैप्टर में से एक पूरा SCQ आता है, लेकिन जो ये चैप्टर है बुक पे बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आप इसे पास्ट पेपर से करो, और अगर आपको बुक से कुछ करना है, ठीक है, तो आप पेज नंबर 231 पर 17.1 टेबल जो दिया हुआ है वो कर लो, और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिस्टेरेक्टमी का जो बॉक्स है वो कर लो, दैट्स इट, ठीक है। बाकी ये सारा चैप्टर आप EFY के पास्ट पेपर से प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर गायनी। अब हम लोग ऑप्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसके किस तरह से डिवीजन है, ठीक है। तो ऑप्स में ऐसे होगा कि आपके पास जो है वो थ्योरी में 35 मार्क्स के MCQs होंगे, और 35 मार्क्स के आपके पास SCQs होंगे। आपके पास 7 SCQs आएंगे, और हर SCQ के 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब आपके पास ऑप्स में जो एक मस्ट टू डू चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लेबर, विच इज़ चैप्टर नंबर 12। उसको हाईलाइट कर लें, वो आपने ज़रूर करना ही करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसकी हर चीज़, एंड यू हैव टू डू इट फ्रॉम 10 टीचर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके ना हर चैप्टर की रिव्यू करते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिकली आपके वर्ड्स के लिए है, लाइक इट्स हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। तो आप वर्ड्स में इसको देख लेना, या फिर रहने भी देना, इट्स ओके। ओके, तो हमारे पास एक SCQ जो आता है वो दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो दैट इज़ नॉट गिवन इन 10 टीचर्स, वो आप EFY के पास पेपर से और इरफान मसूद से प्रिपेयर कर लो, वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कुछ बच्चे से अरशद चौहान से भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे अरशद चौहान बहुत लेंथी लगती है, तो मैंने वहाँ से नहीं किया था, मैंने उसे इरफान मसूद से किया था, और EFY के पास पेपर, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। एक आपका पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से ज़रूर आएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो मतलब 3-4 चैप्टर्स में से आता है, ठीक है। वो उनमें से किसी भी एक चैप्टर में से आ सकता है। एक है आपका एंटीनेटल केयर,
तो एंटीनेटल केयर जो है आप पेज नंबर 15 ओवरव्यू ऑफ एंटीनेटल केयर से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, और मतलब फ्रॉम 10 टीचर्स, ठीक है, और इसे आप जो है एंड तक पढ़ोगे, प्लस EFY के पास पेपर्स करोगे, दैट्स ऑल, ठीक है। इससे पहले वाले पेजेस रीड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत फजूल लिखा हुआ है एंड दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो 10 टीचर्स से बस आप इतना करोगे एंटीनेटल केयर में, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्री नेटल डायग्नोसिस, ठीक है, वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ही आ सकता है। उसके लिए आपको जो है वो 10 टीचर्स का एक टेबल 5.2 वो करना होगा, ठीक है, इन EFY के पास पर, दैट्स ऑल, दैट्स वेरी सफिशेंट। और अगर आपको कुछ एडिशनल करना है उसमें तो यू कैन गो फॉर इरफान मसूद। ऑनेस्टली मुझे ये टॉपिक जो है वो 10 टीचर्स पे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये इरफान मसूद से ही प्रिपेयर किया था, प्री नेटल डायग्नोसिस वाला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं आपके पास जो है वो एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस। तो इसको आप EFY के 5 रुपये से तो करोगे और थोड़ा सा मतलब जो है वो 10 टीचर से और थोड़ा सा इरफान मसूद से कर लोगे। सो आई एम गिविंग यू लाइक गाइडलाइंस, जो कि मुझे जहाँ जहाँ से लगा कि ये टॉपिक यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है। सो इफ़ यू वांट आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन अगर आप 10 टीचर्स में देखोगे ना, इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, प्रॉफ में भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत सैचुरेट हो चुके हो, तो 5th पेपर होता है ऑब्स्ट्रैटिक्स का, और उसमें लिटरली आप बहुत सैचुरेट हो चुके हो। तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करना, वही करना, एंड दैट विल बी वेरी सफिशिएंट, ओके। जैसे आप ओलिगोहाइड्रोमिनोस पॉलीहाइड्रोमिनोस करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर फीटल मैल प्रेजेंटेशन दैट टर्म वाला पूरा टॉपिक करोगे। इसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन भी आ जाएगा एंड ब्रीच डिलीवरी भी आ जाएगा। ब्रीच डिलीवरी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वार्ड्स एज वेल, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो है वो क्या करोगे, RH आइसोइम्यूनाइजेशन, दैट्स इट। आपने सिर्फ ये टॉपिक्स करने हैं फ्रॉम 10 टीचर्स। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जैसे DVT है, UTI है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, तो गिवन वेरी वेल इन EFY, तो अगर वहाँ से तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको कुछ मतलब एडिशनल करने का हो तो आप इरफान मसूद कर लेना, वरना फास्ट पेपर्स है मूव विद इन इनफ, ओके। इसके बाद जो है वो मल्टीपल जेस्टेशंस या का जो टॉपिक है वो एक अलग चैप्टर है इन 10 टीचर्स, ठीक है। वो आप वहाँ से ही पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है उसको इरफान मसूद से भी रीड कर सकते हो। इरफान मसूद पे भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि इरफान मसूद में इज़ लाइक इट्स टॉप थिंग्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ना, एंड पॉइंट्स। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू पैराग्राफ्स आई फाइंड इट ईजी कि मैं खुद टेबल्स और पॉइंट्स पढूं। तो आई थिंक इट्स, और इसमें एग्जैक्टली वही पॉइंट्स लिखे होते हैं जो कि 10 टीचर्स में लिखे होते हैं, ठीक है। तो बस इसलिए जो है आई प्रेफर्ड डूइंग सर्टन टॉपिक्स फ्रॉम इरफान मसूद एंड इट्स अ वेरी गुड बुक, ओके। तो इन 4 टॉपिक्स में से आपका कोई एक मतलब सेकेंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। वहाँ पे जो है वो फीटल वेलबींग है, मॉनिटरिंग ऑफ फीटल वेलबींग एंड फीटल ग्रोथ। तो ये टॉपिक्स जो है वो आपके पास पेपर से बहुत 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 अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके अलावा यू कैन लुक एट पेज नंबर, लाइक यू कैन रीड पेज नंबर 37 फ्रॉम 10 टीचर्स। इरफान मसूद इज़ एडिशनल इफ़ यू वांट टू डू इट, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 37 इज़ फ्रॉम 10 टीचर्स, नॉट फ्रॉम इरफान मसूद, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हाइपरटेंशन आ जाती है एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो हाइपरटेंशन है यू विल डू इट फ्रॉम 10 टीचर्स, वहाँ पे अच्छी लिखी हुई है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी जो है मैंने जो है इसमें क्या किया था कि जिस तरह डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, डायबिटीज़ वेनाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैंने इसे 10 टीचर्स और इरफान मसूद दोनों से पढ़ा था। लेकिन ऑनेस्टली इरफान मसूद में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। 10 टीचर्स में सिर्फ आप पेज नंबर 150 पे देखोगे, देयर इज़ लाइक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इज़ गिवन ना, तो आप वो बस प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के 3 पॉइंट्स रीड करोगे एंड देन आप पूरा टॉपिक फ्रॉम इरफान मसूद यू कैन डू इट, ठीक है। उसके बाद फिर जो रीनल डिसीज़ हैं उसमें भी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आप 10 टीचर्स से करो, ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं वो इरफान मसूद पे ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं काउंसलिंग के लिए, यू कैन लुक फॉर 10 टीचर्स, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी हैं इसमें जैसे को लिवर की डिजीज़ हैं या इस तरह से, यू कैन डू देम फ्रॉम पास्ट पेपर्स एंड दैट्स ऑल। अच्छा हाँ, जेस्टेशनल एनीमिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वार्ड्स एंड फॉर थ्योरी एज वेल, तो पास्ट पेपर्स पे भी अच्छा लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नोट्स थे मेरे पास, मैंने वहाँ से पढ़ा था, वो इंशाल्लाह आपकी क्लास के साथ शेयर कर देंगे एंड वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि अरशद चौहान पे जो है इसके जेस्टेशनल एनीमिया के ऑलमोस्ट आई गेस 12 to 15 पेजेस थे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते, इसलिए आई डिड देम फ्रॉम सर्टन नोट्स, ठीक है। वो इंशाल्लाह आपकी क्लास का शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चन नंबर दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव परप्यूरियम एंड यू हैव ऑब्स्ट्रैटिक इमरजेंसीज, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रैटिक इमरजेंसीज वाला पूरा टॉपिक यू आर गोना प्रिपेयर फ्रॉम 10 टीचर्स। APH PPH शोल्डर डिस्टॉर्शन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और PPH का क्वेश्चन अक्सर
बहुत ज़्यादा बल्कि जो है वो आता है ऑप्स के पेपर में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा परप्यूरियम जो है वो मैंने सिर्फ पास्ट पेपर से किया था एंड दे आर सफिशिएंट। अगर आपने कुछ करना है तो यू कैन गो फॉर 10 टीचर्स के टेबल्स, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, नियोनेट भी एक चैप्टर नंबर 16 है, इट्स ऑन 10 टीचर्स। उसको पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ मतलब इस तरह से है, उन बच्चों में से हो जिनको पूरी पूरी बुक रीड करने की आदत है, तो आप इरफान मसूद को रीड कर लो, क्योंकि उसमें उसकी बस समरी लिखी हुई है, ठीक है, वो काफ़ी होगी। अच्छा, now moving on to the most important chapter, which is chapter number 12, that is labor. अच्छा, इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, और आपने लेबर जो है एज इट इज़ फ्रॉम 10 टीचर्स प्रिपेयर करना है। मैंने इसे 10 टीचर्स से प्रिपेयर किया था और मैंने कोई और बुक नहीं रीड की थी, इसलिए मैं कोई और बुक रिकमेंड नहीं कर सकती इसके लिए, ठीक है। हाँ, एंड पास्ट पेपर्स ऑब्वियसली आई हैव टू डू देम, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। एंड टेबल्स और सब कुछ आपने करना है इस चैप्टर का। एंड सेकेंडली, ऑपरेटिव डिलीवरी में जो है वो आपने पेरिनियल टीयर्स, एपिजियोटमी एंड फॉरसेप्स डिलीवरी जो है ये आपने करना था। मतलब जो है वो ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी करनी होती है, ठीक है। तो ये वाले जो अच्छा, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी के लिए टेबल नंबर 13.4 जो है वो आपने कर लेना है, ठीक है। बाकी जो है अगर आप चाहो तो इसे इरफान मसूद से कर लो। मैंने खुद इसे इरफान मसूद से किया था और पास्ट पेपर से ये टॉपिक किया था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था इस पर लिखा हुआ। और सिजेरियन सेक्शन वाला जो टॉपिक है ना, उसकी सिर्फ आपने हेडिंग्स याद करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको इस टॉपिक की बस यही चीज़ें आपने जो है वो 10 टीचर से प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, इसमें एक तो लेबर वाला आ गया, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिव डिलीवरीज वाला आ गया, ठीक है। और जो तीसरा टॉपिक आता है आपके पास, वो प्री टर्म लेबर या पी प्रॉम आता है। मैंने वो सारा जो है ना टॉपिक को प्रिपेयर किया था 10 टीचर से, और मुझे वहाँ पर अच्छा लगा था तो मैंने वहाँ से कर लिया था। एंड दैट्स ऑल फॉर ऑब्स। एंड अ प्रो टिप फॉर ऑब्स इज़ लाइक, कभी भी इसके टेबल्स जो है 10 टीचर्स के कभी भी नहीं छोड़ें, बिल्कुल नहीं छोड़ें, ठीक है। क्योंकि हमारे प्रॉफ में लिटरली 5 हेडिंग्स का 5 पॉइंट्स का एक टेबल आया, बस उसके 5 नंबर थे और बस उसमें हमने वो 5 पॉइंट्स एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही लिखने थे, ठीक है। तो कभी भी आप जो है वो टेबल्स नहीं छोड़ें 10 टीचर्स के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके टेबल ही जो है वो क्वेश्चन में आ रहे होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर गाइनिंग एंड ऑप्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल ईयर। अच्छा पढ़ें और इस साल को खूब इन्जॉय करें। थैंक यू।